हे गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिटेक्स में। बच्चों, आज हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ईसीजी के बारे में। अब देखो, इस टॉपिक में कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चन की, सिर्फ 1 से 2 वैरायटी है क्वेश्चन की, लेकिन उनसे ये है कि आपका 99% चांस है क्वेश्चन पूछा ही जाना है। वो ऑलमोस्ट हर एक दूसरे साल में वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और उसमें बच्चे गलतियाँ भी करके आते हैं, वो उनसे याद नहीं होता है। तो मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे हमको वो याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कि ये आपको कैसे पूरा ईसीजी कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये ईसीजी क्या चीज़ है। अब ये ईसीजी की सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो 2 फुल फॉर्म यहाँ से निकल के आती हैं जिसमें कि बच्चों को कन्फ्यूज होता है। एक प्रकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसका मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो क्या है, एक तो कहते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इन दोनों में सबसे पहले हमको मतलब जानना जरूरी है। एक्चुअली ये ईसीजी जो हम नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए। तो ये ग्राम और ग्राफ क्या चीज़ है, तो देखो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये एक तो आपको मशीन दिखाई दे रही है और एक मशीन में से एक पेपर जैसा निकला हुआ है जिसमें कि हम लोग एक्चुअली जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो बोलता है कि ईसीजी कराना है इनको, और इस चीज़ को देख के वो कुछ रीड करता है आपकी कार्डियक एक्टिविटी के हिसाब से। वो जो मशीन दिख रही है ना आपको, तो वो तो बेटा कार्डियोग्राफ है। यहाँ ध्यान रखना, ग्राफ से कई बच्चे याद रख लेते हैं ग्राफ है तो जो ग्राफ जैसा पेपर निकल रहा है वो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बट ऐसा नहीं है। जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। और इसमें से जो ये जो पेपर निकला हुआ है ना, ये रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहले तो आपकी ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसको निकालते कैसे हैं। अब देखो, आपने मूवीज़ में भी देखा रहता होगा, एक बीप बीप करके ऐसे करके एक मशीन लगी रहती है कनेक्टेड। अब उसमें एक्चुअली क्या होता है, मेनली 3 लीड्स रहती हैं, उसमें 3 लीड्स रहती हैं इस मशीन में, ईसीजी में। अब इन मशीन में से इन लीड को कनेक्ट किया जाता है उस पेशेंट से या उस पर्सन से जिसका कि हमको ईसीजी लेना है। अब इनको क्या किया जाता है कि जो भी पेशेंट है उनके ये जो रिस्ट हैं, यहाँ एक लेफ्ट और राइट दोनों रिस्ट पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और लेफ्ट एंकल पे, तो याद रखना आपको, दोनों रिस्ट पे लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है उसको, लेफ्ट एंकल पे, उसको राइट एंकल पे नहीं लगाया जाता। तो 3 लीड हो गई, तो 2 रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में लगाई जाएंगी। इसके अलावा कई सारी, बोला जाता है ऐसे कई सारी, लेकिन एग्जैक्ट वो होती हैं 6 लीड्स और रहती हैं, यूनिपोलर लीड होती हैं, जो कि वो क्या की जाती हैं, वो चेस्ट रीजन में लगाई जाती हैं। वो चेस्ट रीजन में लगाई जाती हैं जिससे कि हमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में हो रही है वो हमको रीड करना है। अब एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन, वो मैंने बोला है कि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एक पेपर पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, अब देखो, जो कार्डियक साइकिल थी उसमें मैंने आपको बताया था सिस्टोल, डायस्टोल, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनको जब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर देखें तो कौन सा आयन अंदर जा रहा है, यानी कि रीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो हम उसको एक्शन पोटेंशियल के बेस पर अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको कि हम वहाँ उस पेपर पे हम लोग कोड कर रहे हैं। जो हार्ट के अंदर हो रहा है उसको हम एक पेपर पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब उन लीड्स को हमने चेस्ट रीजन पे लगा दिया है, उस हार्ट के लेफ्ट साइड में ही लगाया जाता है मेनली उनको, जिससे कि हम उन सभी चीज़ों को कोड कर पाएँ, रीड कर पाएँ। अब देखिए, अब आपको वैसे एनसीईआरटी में हमारे में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा अलग होता है जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ईसीजी का उससे, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी ही मानना है, तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखो, ये हमारी क्या अंतर होता है एक्चुअल में और एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल एक अपना ईसीजी होता है। अब देखो, इसको तो जो पहला एलिवेशन आया है इसको बोलते हैं पी, और ये थोड़ा सा नीचे गया, डाउनवर्ड गया, इसको बोला क्यू। फिर अचानक से एक एलिवेशन आया, एक रिज बनी, उसको बोला आर। फिर एक थोड़ा सा नीचे गया, उसको बोलते हैं एस। और फिर आगे एक थोड़ा सा और एलिवेशन आता है जिसको कि बोला जाता है टी। अब आगे से फिर यही शुरू हो जाएगा, फिर ये पी आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये सब कुछ ऐसे ही होने लगा है। इससे पहले भी ऐसा ही जस्ट हो रहा था। अब देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एस है ना, इस क्यू के लेवल से थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इन दोनों को बराबर लेवल पर रखा है, तो इसलिए
मैं भी बता रहा हूँ कि इन दोनों को आप अभी लेवल पे, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, लेकिन अभी आप इसको एनसीईआरटी में अगर यही दिया है तो आप यही याद रखें कि क्यू और एस एग्जैक्ट लेवल पे, लेकिन एस थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, अब देखो ये पी है, इन सभी का एक अलग अलग अपना अपना मीनिंग है। जैसे कि इस पी का कुछ मीनिंग है, क्यू आर एस, ये जैसे मैं आपको ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ, पी क्यू आर एस टी, आप ऐसे याद रखो। क्यू आर एस को हमेशा एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बोला जाता है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। पी और टी ये वेव हैं, पी वेव, टी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब आपको ये याद रखना है कि कौन सी एक्टिविटी पे हमको क्या दिखाई देगा। अब पी का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बस बता देता हूँ क्या है, फिर आपको ये बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। ये होता है, पी का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब डीपोलराइजेशन क्या चीज़ है, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था, उसमें सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसको एक्साइटेशन भी, दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये एक्साइटेशन भी है, तो उस एक्साइटेशन को ही डीपोलराइजेशन बोला है। तो ये डीपोलराइजेशन है एट्रिया, यानी कि एक तरीके से आप ये मान लो कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल है ये एट्रिया का। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन बताएगा। ठीक, और टी वेव क्या बताता है, ये रीपोलराइजेशन बताता है वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो आपको पहले ये आप समझ लीजिए, पी का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी का मतलब है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब याद कैसे रखना है, देखो अब आप लोग सब मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर रहे हो आप लोग। कुछ महीने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग ही जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आपसे सब बोला करेंगे डियर डॉक्टर, डियर डॉक्टर। तो आप बस इतना याद रखें, डियर डॉक्टर। और ये आपको सीक्वेंस पता है, ये पी क्यू आर एस टी। सबसे पहला आएगा पी, तो उसको डी से याद रखना है आपको, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और सबसे ऊपर आता है एट्रिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर का डी आर, अगला वाला फिर डीपोलराइजेशन आ रहा है, और पहला वाला डीपोलराइजेशन था वो एट्रिया का था, तो डेफिनेटली दूसरा वाला जो डीपोलराइजेशन आएगा वो वेंट्रिकल का आएगा। और अगले बार आ रहा है आर, आर मतलब कि रीपोलराइजेशन होगा, ये वेंट्रिकल का होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं डियर डॉक्टर से कि कैसे कैसे कौन से इवेंट हो रहे हैं। पी का मतलब है डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया का, क्यू आर एस का मतलब है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और टी का मतलब है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक्चुअल में कभी भी या हार्ट अटैक का केस है या किसी भी चीज़ का केस आता है डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो ईसीजी करवाता है। ईसीजी से वो क्या क्या चीज़ें देख सकता है, देखो इसमें सब चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स है जी। एक्चुअली ये क्या है, ये सब एक ग्राफ पे हो रहा है, ऐसा एक ग्राफ पेपर है। जैसे आपने स्कूलों में कभी ग्राफ पेपर पर कोई चीज़ ड्रॉ करी होगी, तो ऐसा एक बॉक्स रहता है, वो उसमें लगभग 4 लाइनें ऐसी रहती हैं, हर फोर्थ के बाद एक 5th लाइन वापस से एक वो बोल्ड लेटर में ऐसे आ जाती है। सभी की एग्जैक्ट वो वैल्यू होती है कि यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट कितना है, ये मेजरमेंट कितना है, तो एक पूरा बॉक्स कितना मेजर करेगा। तो ऐसे ही ये मान लीजिए पी वेव है, तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो ये फिक्स है कि ये 2 बॉक्स के अंदर अंदर आएगा, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी पर्सन का वो 4 बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो मतलब कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ऐसे ही ऐसे ये सेगमेंट है, ये एस है और ये टी है, इसको बोला जाता है एस टी सेगमेंट। फिक्स है कि इसकी लेंथ इतनी रहेगी, लेकिन अगर ये एलिवेट कर जाए, ये बढ़ जाए, तो ये बताया जाता है कि ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि अपने हार्ट अटैक का साइन है। जैसे कि अगर ये कम हो जाए, डिप्रेस हो जाए एस टी सेगमेंट, तो उसका मतलब होता है कि हाइपर कैलेमिया सिचुएशन आ गई, पोटेशियम आयन का लेवल बॉडी में बढ़ गया है। तो सभी का एक सिग्निफिकेंस है। अगर क्यूआरएस की वैल्यू बढ़ गई तो इसका भी कोई ना कोई एक रोल होगा। तो ये अभी आपके इस लेवल पे जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में किस तरीके से काम करते हैं। एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ है कि इनका रोल जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है। किस तरीके से, तो वो ग्राफ के उस वैल्यू के बेस पे है, जो मेजरमेंट है उससे बढ़ा हुआ आता है या कम आता है, तो उससे हम एबनॉर्मलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी। इसीलिए डॉक्टर आपका वो ग्राफ देखता है, ईसीजी देखता है, और वो तुरंत समझ जाता है कि इसमें ये दिक्कत है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी है। एक तो बस ये ग्राम और ग्राफ में डिफरेंस याद रखना है। 3 लीड होती हैं, तो एक याद रखना है कि राइट एंकल में नहीं लगाई जाती है, बाकी की ये 6 यूनिपोलर होती हैं वो कि चेस्ट रीजन में लगाई जाती हैं। ये डायग्राम देके ABCD करके पूछा जा सकता है, तो क्या है, तो ये आप याद रखना है। सिंपल सी चीज़ है, PQRST। और मेन सबसे ज़्यादा चांसेज है इससे पूछा जाने का, अभी पूछा भी गया था। तो ये डीपोलराइजेशन एट्रिया, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।